हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पर्यावरणीय अध्ययन की और इसमें देखेंगे 2 नंबर में आने वाले प्रश्न। ओके, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें 2 नंबर मिलते हैं और 50 शब्दों में उनका उत्तर लिखना रहता है। तो अगर आप बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं और आपका सब्जेक्ट जियोग्राफी है तो आपका एक पेपर होता है पर्यावरण से संबंधित। ओके, उसमें पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं लॉन्ग क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, शॉर्ट भी करा रहा हूँ, वेरी शॉर्ट भी करा रहा हूँ। ओके, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। देखिए, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इसमें मैं वही क्वेश्चन लूँगा जो पिछले पेपर में आए हुए हैं। ओके, फालतू के क्वेश्चन नहीं करने हम लोग को, मतलब जो आए हुए हैं अनसॉल्व में या फिर आने के जिनके चांस हैं, ऐसे प्रश्नों को हम लोग लेंगे। तो जैसे पहला इसमें जो प्रश्न है, भौतिक पर्यावरण क्या है। ओके, यही हमसे पूछ लेता है भौतिक पर्यावरण क्या है। इसके लिए आपको 2 नंबर वो देता है। तो क्या लिखना है, देखिए, भौतिक पर्यावरण या वातावरण से अभिप्राय उन भौतिक अथवा प्राकृतिक कारकों से है जिन पर प्रकृति का सीधा नियंत्रण होता है। मानव का हस्तक्षेप इनके निर्माण में नहीं है, जैसे स्थिति, उच्चावच, जलवायु, तापमान, वर्षा, वायु, आर्द्रता, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, जल राशियाँ। ये सब क्या है, भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण पूछ सकता है या फिर भौतिक पर्यावरण पूछ सकता है। ओके, तो मतलब कुछ ऐसी चीज़ें पृथ्वी पर उपस्थित, कुछ ऐसी चीज़ें जिन पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं है। सीधा सीधा किसका नियंत्रण है, प्रकृति का। यहाँ पर देखिए लिखा है प्रकृति का नियंत्रण है। देखिए, अब जैसे वर्षा, अब वर्षा मनुष्य तो करा नहीं सकता। वायु, आर्द्रता, प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी, जलराशियाँ, उच्चावच, उच्चावच का मतलब पर्वत, पठार, मैदान, जलवायु, तापमान, स्थिति। अब भाई किसी देश की स्थिति कहाँ है, ये तो मनुष्य निर्धारित नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें किस पर डिपेंड करती हैं, सीधे प्रकृति पर। तो इन्हीं सारी चीज़ों को समग्र रूप से मिला करके बोलते हैं भौतिक पर्यावरण। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, देखिए, ये सारी जो PDF हैं आपको मिल जाएंगी। ओके, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, या फिर आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। लेकिन बेहतर रहेगा कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पर बार बार भेजना रहता है। टेलीग्राम चैनल पर आपको एक साथ मिल जाएगा। फिर यहाँ आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, स्वपोषी क्या है, या कहीं कहीं पूछ लेता है स्वपोषित कौन होते हैं। ओके, तो देखिए, ऐसे जीव या पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और किसी के ऊपर निर्भर न रहकर एवं बिना किसी को हानि पहुंचाए अपना भरण पोषण करते हैं, उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। इनके अंतर्गत हरे पेड़ पौधों को शामिल किया जाता है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं CO2 का इस्तेमाल करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। CO2 का मतलब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, स्वपोषी किसे कहते हैं, मतलब ऐसे पेड़ पौधे या ऐसे हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं और स्वयं अपना पालन पोषण करते हैं, उनको बोलते हैं स्वपोषित या स्वपोषी। ओके, जैसे हरे पेड़ पौधे, अब भाई ये सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं, फिर मिट्टी से खनिज, जल और वायुमंडल से CO2 ग्रहण करके अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, किसी से मांगने नहीं जाते हैं। ओके, तो इनको बोलते हैं, हरे पेड़ पौधों को बोलते हैं स्वपोषी। कुछ जीव भी होते हैं छोटे छोटे, लेकिन जीवों का खासकर आपको नहीं ध्यान देना, आपको ये ध्यान देना, ऐसे हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं एवं किसी पर निर्भर न रहकर किसी को बिना हानि पहुंचाए अपना भरण पोषण करते हैं, किसी को हानि भी नहीं पहुंचाते हैं। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन है। अब जो तीसरा क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आ चुका है। भूक्षरण क्या है, भूक्षरण। ओके, भूक्षरण का अर्थ है मृदा कणों का बाह्य कारकों जैसे वायु, जल, गुरुत्वीय खिंचाव द्वारा पृथक होकर बह जाना। भूमि के कणों का अपने मूल स्थान से हटने एवं दूसरे स्थान पर एकत्र होने की क्रिया को भूक्षरण कहते हैं। भूक्षरण से उपजाऊ मिट्टी की कमी होने से फसलों को हानि होती है। तो देखिए, भूक्षरण एक मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, जो मिट्टी होती है ना, उसकी ऊपरी परत बह जाती है। जैसे मान लीजिए कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो गई या बहुत तेज़ हवा चल गई। ओके, तो यहाँ पर लिखा है मैंने, देखिए, वायु, जल या गुरुत्वीय खिंचाव। तो मान लीजिए कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो गई या बहुत ज़्यादा हवा बहुत तेज़ चल गई, तो क्या होता है कि जो मिट्टी होती है ना, उसकी ऊपरी परत हवा के साथ उड़कर कहीं अलग चली जाती है, या फिर पानी बहुत ज़्यादा बरस गया तो पानी के साथ बह जाता है।
तो मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वो बहुत उपजाऊ होती है। तो इसी प्रक्रिया को यानी बह जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भूक्षरण। ओके, भू का क्षरण हो गया, भू मतलब जमीन यानी मिट्टी। तो भूक्षरण का अर्थ है मृदा कणों का, मृदा कणों मतलब मिट्टी के कणों का बाह्य कारकों द्वारा जैसे वायु जल गुरुत्वीय खिंचाव द्वारा पृथक होकर मतलब अलग होकर बह जाना। ओके, भूमि के कणों का अपने मूल स्थान से हटने एवं दूसरे स्थान पर एकत्रित होने की क्रिया को भूक्षरण कहते हैं और इससे उपजाऊ मिट्टी की कमी होने से फसलों को नुकसान हो जाता है। फिर यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न, इसमें है कार्बन चक्र क्या है। ये सारे प्रश्न आए हुए हैं, आप अनसॉल्व उठा करके देख लीजिए, सारे प्रश्न आए हुए हैं। कार्बन चक्र क्या है? देखिए कार्बन चक्र जैव भू रासायनिक चक्र है जिसके अंतर्गत कार्बन का जीवमंडल, मृदा मंडल, भूमंडल, जलमंडल और पृथ्वी के वायुमंडल के साथ विनिमय होता है। यह पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण चक्रों में से एक है और जीवमंडल तथा उसके समस्त जीवों के साथ कार्बन के पुनः नवीनीकरण और पुनः उपयोग को अनुमत करता है। कार्बन चक्र क्या होता है भाई? प्रत्येक पदार्थ किससे बना है? प्रत्येक पदार्थ जल को छोड़ दे, ओके, तो प्रत्येक पदार्थ लगभग जो है कहीं ना कहीं कार्बन उसमें मौजूद है। तो कार्बन का चक्रण होता रहता है। जैसे भाई हम कोई कपड़ा वगैरह मान लीजिए खरीदे, हाँ, तो फिर मतलब उसको गंदा हो गया, फिर मतलब सड़ गया तो उसको फेंक देते हैं ना, तो मिट्टी में मिल जाता है। तो अब वो कार्बन कहाँ था? कपड़े से मिट्टी में चला गया। फिर वही पेड़ पौधे उसको अवशोषित करके अपना पालन पोषण करते हैं। तो मतलब कार्बन का जो है चक्रण चलता रहता है। ओके, मतलब जैसे जल चक्र होता है, ऑक्सीजन चक्र होता है ना, ऐसे कार्बन चक्र भी होता है। कार्बन चक्रण लगाता रहता है, कहीं किसी टाइम जीवमंडल में होता है, किसी टाइम मृदा मंडल यानी मिट्टी में मिल जाता है, फिर भूमंडल, जलमंडल, फिर वायुमंडल के साथ विनिमय मतलब उसका एक्सचेंज होता रहता है। ओके, तो ये भी आप रट लीजिए कम से कम। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो रटना ही पड़ेगा, अगर समझ गए हो तो ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ 5वां क्वेश्चन है ठोस अपशिष्ट क्या होते हैं। देखिए अब यहाँ 2 नंबर में आपको कितना समझा दें, थोड़ा सा लिखना रहता है तो इतना तो आपको याद ही करना पड़ेगा। ठोस अपशिष्ट क्या होता है? देखिए ठोस अपशिष्ट वे पदार्थ होते हैं, ठोस यहाँ पर वे नहीं लिखें तो वे आप लिख लीजिए। ओके, ठोस अपशिष्ट वे पदार्थ होते हैं जो उपयोग के बाद निरर्थक एवं बेकार हो जाते हैं तथा जिनका कोई आर्थिक उपयोग नहीं होता है। जैसे कांच का सामान, प्लास्टिक का सामान, अखबार, आवासीय कचरा आदि, ये सब ठोस अपशिष्ट प्रदूषण के लिए जिम्मेदार भी होते हैं। जैसे मान लीजिए ठोस अपशिष्ट क्या है भाई? जिनका एक बार हमने उपयोग कर लिया फिर उनका कोई उपयोग नहीं होता। मान लीजिए प्लास्टिक, अब प्लास्टिक की कुर्सी टूट गई या आपका पेन हो गया, प्लास्टिक का होता है, तो पेन में जो मतलब है उसका काम मतलब उपयोग ख़त्म हो गया तो उसको हम फेंक देते हैं। या फिर अखबारी कागज़ ले लीजिए, कांच के सामान ले लीजिए, इनको हम फेंक देते हैं। कोई चीज़ टूट फूट गया ना तो इनका बाद में कोई उपयोग नहीं होता है, तो इनको हम बोलते हैं ठोस अपशिष्ट। अपशिष्ट का मतलब गंदे पदार्थ। ओके, तो इनके कारण प्रदूषण होता है। बस इतना ही आपको लिखना है। 2 नंबर का है तो ज़्यादा नहीं लिखना रहता है, कम से कम आपको 30 शब्दों में और ज़्यादा से ज़्यादा 50 शब्दों में, इसी के बीच में आपको लिखना रहता है। जल संरक्षण क्या है? 10 प्रश्न हमको लेंगे। ओके, एक वीडियो में 10 प्रश्न रहेंगे और 3-4 वीडियो आएंगे, आपके सारे 2 नंबर वाले प्रश्न हो जाएंगे। पानी के अनावश्यक उपयोग को कम करना और कुशलतापूर्वक पानी का उपयोग करना जल संरक्षण कहलाता है। अब इसमें क्या समझा दूं मैं आपको, इतना आसान लैंग्वेज में लिखा है भाई। पानी का जो अनावश्यक उपयोग है उसको कम कर दीजिए। जहां आपको 4 बाल्टी भाई नहाते हैं, कम से कम 3 बाल्टी नहाइए, 2 बाल्टी नहाइए, पानी को बचाइए। ओके, और कुशलतापूर्वक पानी का उपयोग करना, यही सब क्या है? जल संरक्षण है। जैसे वर्षा के जल को संचय करना भी इसके अंतर्गत आता है। जल संरक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि ताज़ा स्वच्छ पानी एक सीमित संसाधन है, साथ ही महंगा भी है। इस प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। अभी आपको लगता है ना कि जल बहुत है पृथ्वी पर, सही बात है कि पृथ्वी पर जल बहुत है, लगभग 70% जल ही है। लेकिन जो शुद्ध जल है ना, जिसे हम कहते हैं मीठा जल पीने वाला, उसकी मात्रा बहुत ही कम है, 1% के करीब है। ओके, तो इसलिए जल को हमें बचाना है। नहीं तो जो शुद्ध जल है, मीठा जल है, हम उसको खारे पानी में बदल देंगे, खारे जल में बदल देंगे, तो फिर हम उसको बिना शुद्ध किए पी ही नहीं सकते। और जब शुद्ध करेंगे ना, परिष्कृत करेंगे, उसको शुद्ध करेंगे जल को, तो काफ़ी पैसा आपका लगेगा। इसलिए जल को संरक्षित करना है, बचाना है।
फिर यहाँ पर आपका 7वें नंबर का प्रश्न है, देखिए वन्य जीव संरक्षण क्या है। जंगली पौधों, वनस्पतियों और जानवरों की प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए की गई कार्रवाई को वन्य जीव संरक्षण कहा जाता है। वन्य जीव हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके अस्तित्व के बिना पारिस्थितिकी संतुलन एक असंतुलन की स्थिति में आ जाएगी। अब देखिए वन्य जीव क्या होता है। वन्य जीव का मतलब जीव जंतु, पेड़ पौधे जो जंगलों में रहते हैं अक्सर। ओके, तो पेड़ पौधे होते हैं, तमाम प्रकार के जीव जंतु होते हैं। तो भाई उनकी जो प्रजातियां हैं वो लुप्त हो रही, तो उनको बचाने के लिए जो कार्रवाई की जाती है उसे क्या बोलते हैं, वन्य जीव संरक्षण। संरक्षण का मतलब क्या, सुरक्षित करना। ओके, तो इन्हीं यानी कि जो पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटियां हैं, औषधियां हैं, जानवर हैं, इन सबकी प्रजातियों को बचाने के लिए जो हम काम करते हैं, जो कार्रवाई करते हैं, वही सब क्या होता है, वन्य जीव संरक्षण कहलाता है। ओके, तो ये आपका जो 7वां प्रश्न था वो भी हो गया। 8वां प्रश्न है आपका, वायु प्रदूषण क्या है। तो वायु प्रदूषण तो आप सभी जानते हैं भाई, किसी जहरीली गैस की जब मात्रा या प्रदूषक की मात्रा जब बढ़ जाती है और वो वायु हमें नुकसान पहुंचाने लगती है तो फिर वायु प्रदूषण हो जाता है। तो पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। जब वायुमंडल में बाह्य स्रोतों से विविध प्रकार के प्रदूषक, जैसे यथा का मतलब क्या होता है, जैसे धूल, गैस, दुर्गंध, धुंध, धुआं, वाष्प आदि इतनी अधिक मात्रा में और इतनी अधिक अवधि तक उपस्थित हो जाएं कि उससे वायु के नैसर्गिक गुण में अंतर आ जाए तथा उसके सेवन से मानव स्वास्थ्य, जैव संप्रदाय, मानव सुख सुविधा और संपत्ति को नुकसान होने लगे तथा जीवन की गुणवत्ता बाधित होने लगे, तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। यहाँ पर वायु लिख लीजिए, वायु प्रदूषण होगा। ओके, प्रदूषण सिर्फ नहीं होगा, वायु प्रदूषण होगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है भाई कि जब वायुमंडल में कुछ प्रदूषक मिल जाते हैं। प्रदूषक का मतलब क्या होता है, जो प्रदूषण फैलाते हैं, जैसे तमाम प्रकार की जहरीली गैसें हो गई, धूल के कण हो गए, दुर्गंध हो गया, धुंध हो गया, धुंध मतलब कुहासा, कोहरा हो गया ना, या जलवाष्प हो गया, धुआं हो गया, तो ये सब क्या है, इन्हीं सबको बोला जाता है प्रदूषक। तो जब वायुमंडल में इन प्रदूषकों की मात्रा इतनी बढ़ जाए और इतनी अधिक अवधि तक रहे कि उससे वायु का जो गुण है वो समाप्त हो जाए। नैसर्गिक गुण का मतलब वायु का गुण। अब भाई गुण मतलब वायु की अच्छाई खराब हो जाए। अच्छाई का मतलब जैसे हम ऑक्सीजन का प्रयोग किस में करते हैं, सांस लेने में, नाइट्रोजन का प्रयोग आग वाग बुझाने में करते हैं, बहुत सारे मतलब ऐसे सभी गैसों का अपना महत्व है। तो जब गैसों का जो है, वायु का जो है अपना नैसर्गिक गुण समाप्त हो जाए और उनके सेवन से मानव स्वास्थ्य, जैव संप्रदाय, मानव सुख सुविधा और संपत्ति को नुकसान होने लगे और जीवन की गुणवत्ता बाधित हो जाए, तो हम कहेंगे भाई वायु प्रदूषण हो गया है। इसे ही कहते हैं वायु प्रदूषण। एक प्रश्न और आया था यहाँ पर, देखिए निर्धनता क्या है, 9 नंबर का। फिर इसमें कह रहा है कि निर्धनता वह स्थिति या स्तर है जहाँ पर व्यक्ति की आय इतनी कम हो जाती है कि वह व्यक्ति अपनी आधारभूत जरूरतों, रोटी, कपड़ा और मकान को भी पूरा करने में सक्षम नहीं होता है। जनसंख्या के अधिक बढ़ जाने से निर्धनता फैलती है। तो निर्धनता क्या है भाई, किसी आदमी की, किसी व्यक्ति की वह स्थिति या स्तर जब वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी ना पूरा कर पाए, जैसे रोटी, 2 वक्त की रोटी भी उसको नसीब ना हो, कपड़े ना पहनने के लिए हो, मकान ना हो, तो हम कह देते हैं कि उसकी निर्धनता की स्थिति चल रही है, यानी कि वो बहुत निर्धन हो गया। ओके, तो निर्धनता वह स्थिति या स्तर है जहाँ पर व्यक्ति की आय बहुत कम हो जाती है। आय का मतलब इनकम, तो उसकी आय बहुत कम हो जाती है और वो अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता है, तो हम कहते हैं कि भाई उसकी निर्धनता की स्थिति आ गई है, वो निर्धन हो गया, तो इसे बोलते हैं निर्धनता। अब जो आज का लास्ट प्रश्न है आपका 10 नंबर का प्रश्न, जनसंख्या और पर्यावरण क्या है, मतलब जनसंख्या पर्यावरण में क्या संबंध है। तो आप लिख सकते हैं इसको वैसे, देखिए समझ लीजिए, जैसे जनसंख्या भाई बढ़ेगी तो तमाम तरह के प्रदूषण होते हैं, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण। ओके, जैसे जनसंख्या बढ़ती है मान लीजिए, तो जहाँ एक गाड़ी निकलती है वहाँ 4 गाड़ी रोज़ निकलेगी। 4 गाड़ी अगर निकालेंगे तो उसमें पेट्रोल लगेगा, डीजल लगेगा, और ज़्यादा धुआं होगा। ओके, जनसंख्या बढ़ेगी तो जल का लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे, नहाने में, खाना बनाने में, ओके, और सारी क्रियाओं को करने में। तो मतलब अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो प्रदूषण बढ़ेगा, और प्रदूषण बढ़ेगा तो पर्यावरण को नुकसान होगा। यही इसका संबंध है। इस पर आपको अगर लिखना हो ना तो
आप 1.5 पेज लिख डालेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको लिखना है, देखिए मनुष्य ही पर्यावरण को संवारता है मतलब शुद्ध करता है, उसी को संवारना कहते हैं। और नष्ट भी करता है भी मनुष्य नष्ट करता है, और स्वयं उससे प्रभावित भी होता है। इसलिए मनुष्य और पर्यावरण का घनिष्ठ संबंध है। जब एक देश की जनसंख्या बढ़ती है तो वहाँ की आवश्यकताओं के अनुरूप उद्योगों की संख्या बढ़ जाती है। अब जनसंख्या बढ़ेगी तो उद्योग बढ़ेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट को ज़्यादा मात्रा में देना रहेगा, खाने पीने की वस्तुएं ज़्यादा बनानी पड़ेगी तो उद्योग बढ़ेंगे। आवाज़ समस्या के ये देखिए आवास होना चाहिए, यहाँ आवाज़ नहीं होगा, आवास। ओके, यहाँ आवास। ओके, ये देखिए आवाज़ नहीं, आवास समस्या के निराकरण के रूप में शहरों का फैलाव बढ़ जाता है, जिससे वनों की अंधाधुंध कटाई होती है, इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। अब जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उनके रहने के लिए घर भी बनाने पड़ेंगे। आवास का मतलब घर। तो जब घर कहाँ बनेंगे भाई, ज़मीन अगर नहीं है मान लीजिए, तो फिर वनों को काटा जाएगा, बाग बगीचे काटे जाएंगे, वहाँ पर बनेगा तो पर्यावरण को नुकसान होगा। तो यही है जनसंख्या और पर्यावरण का संबंध। तो ये 10 क्वेश्चन आज मैंने बताया आपको। अगले वीडियो में भी हम लोग 10 प्रश्न लेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया, तो इसको अपने सभी कॉलेज के कोचिंग के स्टूडेंट में शेयर करना है, सभी फ्रेंड में शेयर करना है। PDF आपको मैंने बता दिया शुरुआत में, टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करते हैं वहाँ भी मिल जाएगी। ओके, ज़्यादा सही रहेगा कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।